पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा और राव नरबीर सिंह का बयान, कहा कांग्रेस हर बार एक ही मुद्दा लेकर आती है। यमुना में अगर कोई नाला जा रहा है तो जांच होगी। कैथल के युवक को विदेश में किया अगवा, किडनैपर्स मांग रहे फिरौती। युवक के पिता को डॉक्टरों ने टॉर्चर करते हुए वीडियो भेजे। देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिला स्तरीय प्रदर्शन। केंद्र के नए कृषि विपणन मंडी बिल के विरोध में प्रदर्शन। यमुनानगर में ज्वेलरी की दुकान पर चोरी मामले में बड़ा अपडेट। पूरे मामले में था 4 बदमाशों का गैंग। थाना छप्पई इलाके में पकड़े बदमाश। दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की एक लिस्ट जारी। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के 2 शहर भी शामिल। और अब खबर विस्तार से। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा और राव नरबीर सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये बड़े गजब की बात है कि एक बार एक मुद्दा कांग्रेस गाहे बगाहे लेके आती है। आगे कहा कि दादूपुर नलवी नहर को लेकर जो अवार्ड तत्कालीन सरकार ने किया वो भी सही से नहीं हो पाया। लगभग 125 लोगों ने पैसे जमा करवाए और अपनी जमीन वापस करवाई। लोगों ने उस वक्त विरोध प्रदर्शन किया कि हमारी जमीन एक्वायर ना करो। जरा देखिए क्या कुछ कहा कि हर बार एक मुद्दा कांग्रेस गाए बगाए किसी भी बहाने से लेके आती है। दादूपुर नलवी नहर, आपको सुनकर हैरानी होगी कि सिर्फ अवार्ड जो इन लोगों ने किया वो भी ठीक नहीं कर पाए थे। 2000 एकड़ जमीन इक्वायर होने की बजाय 800 एकड़ जमीन ही इक्वायर हो पाई थी। 2200 एकड़ वही 2022 में थी। और उसमें भी बहुत सारे किसानों ने अपनी सहमति जताई और उन्होंने कहा कि भाई हमें हमारी ज़मीन वापस कर दो और ये पैसे भरा लो। लगभग 125 लोगों ने पैसे जमा कराए और अपनी ज़मीन वापस ली है। किसान खुश हैं कि ये काम यहीं पे रुक जाए। लोगों ने उस वक्त विरोध प्रदर्शन किया था कि भाई हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती एक्वायर मत करो, मगर कोई नाक का सवाल बना रखा था। यही नाक का सवाल बना के अब भी आते हैं, गाए बगाए हर सेशन में इसका सवाल लगाते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, फिर चर्चा से मुकर जाते हैं, भाग जाते हैं, वॉकआउट करते हैं। कभी भी इन लोगों ने प्रॉपर इसका जवाब नहीं सुना। एक बार 2 बार मनोहर लाल जी के समय में 2014 वाली टर्म में इनको तसल्ली से इसका जवाब दिया था, मगर वही बात है कि हम तो ढीठ है, मानेंगे नहीं। ये चुनाव से पहले की बात थी और चुनाव के बाद भी मैं कहता हूँ कि यदि हम कहें कि 100% करप्शन हमने ख़त्म कर दी तो ऐसी कोशिश हमारी है कि करप्शन खत्म हो, लेकिन मैं कह दूं करप्शन बंद होगी ऐसा संभव नहीं है। अभी करप्शन शुरू होता है। गुड़गांव क्योंकि इकोनॉमिक कैपिटल हरियाणा की मैं कह सकता हूं, तो करप्शन तो है। कोशिश है हरियाणा सरकार की कि उसमें कमी आए और ख़त्म हो। आहिस्ता आहिस्ता प्रयास कितने कामयाब हो जाते हैं वो सब अनुसार आपको बताऊँगा। राव साहब, आप एक पोस्ट के व्यक्ति को 2 चार्ज उसके विरोध में भी थे, उसे भी मैं पहले भी विरोध में था, आज भी विरोध में हूँ, लेकिन सरकार बनने के बाद उतने ट्रांसफ़र अभी नहीं हुए। उम्मीद है कि सेशन खत्म होने के बाद सरकार ट्रांसफर खोलेगी और मुझे उम्मीद है कि एक आदमी को एक ही पोस्टिंग मिलेगी। आप दोनों सर वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं, मंत्रियों को भी ट्रांसफर पावर मिले, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? दोनों ये तो हर सरकार में हर मंत्री की कोशिश होती है मेरी पावर को। कैथल जिले के गांव मोहना के रहने वाले युवराज को फर्जी एजेंटों की मिली भगत से विदेश में किडनैप कर लिया गया और उन्हें बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। अब किडनैपरों के द्वारा परिवार से 20,000 अमेरिकी डॉलर की फिरौती मांगी जा रही है। इस गंभीर मामले को लेकर युवराज के पिता कुलदीप और ग्रामीणों ने कैथल पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और बच्चे की सकुशल वापसी की मांग की है। युवराज के पिता कुलदीप ने यह कहा कि उन्होंने अक्टूबर 2024 में अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए कुछ एजेंटों से संपर्क किया था। एजेंटों ने भरोसा दिलाया था कि वे युवराज को कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचा देंगे।
इस प्रक्रिया के लिए 41 लाख रुपए की डील भी हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि पैसे तभी दिए जाएंगे जब बच्चा अमेरिका सुरक्षित पहुंच जाएगा। लेकिन अब उनका बेटा जो है उसको वहां पर टॉर्चर किया जा रहा है और उसका वीडियो भी सामने आया है, जरा देखिए। सर मैं गांव मोना से हूं। मैंने अपने बेटे को अक्टूबर में विदेश भेजा था, जो कि एजेंटों ने मेरे को गुमराह करके पासपोर्ट ले गए। बोले भी आपके बेटे को अमेरिका में 1 नंबर में मैं भेज दूंगा, जो कि मैंने इनकी बातों में आकर पासपोर्ट इसको एजेंटों को दे दिया, जो कि एजेंट दसैन गांव से नवजोत सिंह और कुरुक्षेत्र से हसनपुर गांव माइकल उर्फ नीटू वाला और संगोया से दविंदर सिंह। हाँ जी। तो कितने रुपए में आपने अपने लड़के को जो है वो भेजा था? क्या मांग थी, क्या कितने में डील हुई थी आपकी? सर मेरी इनसे 41 लाख में डील हुई थी, जो कि मैंने 2 लाख रुपए तो एजेंटों ने पहले ही मेरे से ले लिए थे बच्चे को भेजने के लिए, डॉलर दिए थे जो, और रास्ते में जो सारे पैसे बाद में देने की डील हुई थी अमेरिका पहुंचने के बाद। और बच्चे को रास्ते में फंसाकर 14 लाख तो इन्होंने फिर मेरे से ले लिया सर। और जब इन्होंने बच्चे किडनैप कराए, बोले $20,000 की डिमांड, फिरौती की डिमांड आई सर मेरे पास। और मैंने इन एजेंटों को बोला भी ऐसे ऐसे बात हुई है, बोले भैया तो पैसे देने पड़ेंगे जी। फिर इन्होंने सर मेरे को आपको गए 8 लाख रुपये मेरे घर से फिर लेके गए सर। फिर मैंने इन्हें बोला, ये बोले भी बच्चे छोड़ देंगे, बच्चे सर अब इन्होंने नहीं छोड़े सर। देखिए, शिकायतकर्ता जो हैं ये मोना गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने थाना पुंडरी के अंदर एक शिकायत अपने बच्चे के बारे में दी थी कि वो बच्चा विदेश जाना चाहता था। उस संदर्भ में कुछ एजेंट्स के खिलाफ वो एप्लीकेशन दी थी और उसमें कुछ इनके द्वारा शिकायत की जांच के दौरान कुछ समय भी लिया गया था। अब दोबारा शिकायत इन्होंने उनके खिलाफ दी है शिकायतकर्ता ने, और उस शिकायतकर्ता के ऊपर जो हमारी इंक्वायरी होके मैंने अपनी रिपोर्ट माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को भेज दी है। आज वो इस संदर्भ में मिले भी थे एसपी साहब से, तो निश्चित तौर पर उनकी जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कर दी जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान पहले मानसरोवर पार्क में एकत्रित होकर जिला लघु सचिवालय तक प्रदर्शन करते हुए नजर आए, तो वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इसके साथ ही नए कृषि विपणन मंडी बिल वापसी और लंबित मांगे पूरी न होने पर आगामी 20 मार्च को सीएम सिटी कुरुक्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़ा प्रदर्शन करेगा, ये भी कहा गया। किसान सभा के प्रदेश सचिव और भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज जो है 11 मार्च को पूरे हरियाणा में संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन दिए गए हैं प्रदर्शन करते हुए। आज का हमारा प्रमुख जो एजेंडा था, ये जो नई कृषि बाजार नीति सरकार लेके आई है 3 कानूनों का नाम बदल के, उसके साथ स्मार्ट मीटर योजना, इन मुद्दों का पर विरोध करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन आज भेजा गया है। मानसरोवर पार्क से इकट्ठा होकर डीसी कार्यालय रोहतक पे प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही रोहतक जिला के सैकड़ों हजारों किसानों के मुआवजे बकाया है। आपका 2022 का 40% मुआवजा बकाया, खरीफ 2022 का मुआवजा बकाया, खाली रही कृषि भूमि का, रबी 2023 का मुआवजा बकाया, रबी 2024 का मुआवजा बकाया, आपका पिछले साल का ओलावृष्टि का मुआवजा बकाया। हम ये पूछना चाह रहे हैं स्थानीय प्रशासन से कि प्रशासन इन मुआवजों को देने में गंभीर क्यों नहीं है। हम हर रोज यहाँ पे अधिकारियों के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी कोई संतोषजनक कार्रवाई इन पे नहीं कर रहा है। इसलिए आज प्रदर्शन करते हुए हमने ये मांग रखी है कि हमारे सारे मुआवजे जल्द से जल्द अगर जारी नहीं किए गए तो अनिश्चितकालीन आंदोलन यहाँ पे किया जाएगा। रबी फसल कटाई का सीजन शुरू हो चुका है और भिवानी जिला प्रशासन ने फसल खरीद के सभी प्रबंध जो है वो पुख्ता कर लिए हैं। सरसों की फसल 15 मार्च से और गेहूं की फसल 1 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडियों में खरीदी जाएगी। गेहूं और सरसों खरीद को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और इसके बारे में संबंधित भिवानी जिला प्रशासन ने मार्केट के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हुए हैं। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मंडियों में आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न आए, इसके लिए विशेष ध्यान रखना होगा। जो रबी का जो कटाई का सीजन है वो शुरू होने वाला है और 15 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हो जाएगी और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। इसके लिए कुछ दिन पहले ही हमने जो संबंधित अधिकारीगण हैं, उसमें सभी एसडीएम साहिबान हैं, सेक्रेटरी मार्केट कमेटीज हैं, डीएमयू हैं और जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी हैं, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और हैफेड, फूड एंड सप्लाई, सभी अधिकारियों की मीटिंग ली थी और सबको विस्तृत जो अरेंजमेंट्स करने के लिए हमने हिदायत कर दी है। और जो आड़ती हैं उनको भी हमने हिदायत की है कि जो ज़रूरी
चीज़ें हैं, चाहे उसमें तिरपाल की व्यवस्था करना है और रैक्स की व्यवस्था करना है, साफ़ सफाई का है, वो हमने उनको दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही जो मार्केट कमेटीज़ हैं और जो एक्शन मार्केटिंग बोर्ड है, उनको भी हमने हिदायत की है कि जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं मंडियों में वो पूरी करें, ताकि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। प्रदेश भर में आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न किसान संगठनों से जुड़े किसानों ने जिला हेडक्वार्टर्स पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और इसी कड़ी में सिरसा किसानों ने सिरसा लघु सचिवालय पहुंचकर धरना दिया और अपनी मांगों का एक मांग पत्र सिरसा उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम दिया। किसानों का ये कहना है कि एमएसपी सहित उनकी 16 मांगे हैं जिनको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा 25 नवंबर को जारी की गई कृषि विपणन और राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क को हरियाणा विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर वापस किया जाए और इसे प्रदेश में लागू ना किया जाए। ਅੱਜ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੌਦਾ ਭੇਜਿਆ 35 ਪੇਜ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਸੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਈਜ਼ ਕਈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਪਜ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। यमुनानगर में ज्वेलरी की दुकान पर चोरी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज को देख ऐसा लग रहा था कि वारदात करने सिर्फ 2 लोग ही ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचे थे, लेकिन इस पूरे मामले में 4 बदमाशों का गैंग था जिन्हें सीआईए स्टाफ 2 ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना छप्पर इलाके में अधोया मोड़ पर पकड़ा हुआ है। तो पुलिस ने जब इन्हें पकड़ा तो पुलिस के पास किसी और बात की जानकारी थी, लेकिन जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो पुलिस के सामने चौंकाने वाले खुलासे हुए क्योंकि इन लोगों ने ही छछरौली ज्वेलर्स की दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सिद्धि विनायक ज्वेलर्स के नाम से एक दुकान है जौहरी की, जिसमें कि सोमेश गर्ग और उनके फादर राजेंद्र गर्ग जी जब हाजिर थे तो उसमें 2 लड़के अंदर घुसे और उन्होंने हथियार के नोक पे लूट करने की कोशिश करी और दुकानदार ने साहस दिखाते हुए उनका सामना किया और वो जब उन्होंने देखा कि हिम्मत जुटा ली है दोनों बाप बेटा ने तो वो घबरा के दुकान से भाग गए। तो अधोया मोड़ थाना छप्पर इलाका से 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए संदिग्ध परिस्थितियों में। ये 4 लड़के संदिग्ध हालत में जो हमारी टीम ने पकड़े थे उनसे मजीद पूछताछ पे उन्होंने इस जुर्म को स्वीकार कर लिया है। जो अपना रूप बदल के, जैसे युवराज जो है एक नकली सरदार बन के अंदर गया था ताकि पहचाना ना जाए, वो उसने कबूल लिया है और सीसीटीवी फुटेज से भी उसकी जो है शक्ल हमने मिला ली है। और ये चूँकि मोटरसाइकिल इनकी मौके पे स्टार्ट नहीं हुई थी तो मोटरसाइकिल तो हमें मौके से ही बरामद हो गई थी। आज इनकी नियमानुसार गिरफ्तारी करके हम इनको रिमांड पे लेंगे और जो भी हमारी एक और जो व्हीकल जो यूज़ हुआ था क्राइम में वो और जो इनके पास से कंट्री मेड वेपन है जो कि इन्होंने बतलाया है उसको हम बरामद करें। दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की एक लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट में भारत के 13 शहरों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में हरियाणा के 2 शहर भी शामिल हैं। तो कौन कौन से हैं वो 13 शहर और क्या कहते हैं ये रिपोर्ट जरा देखें। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत के हैं। मेघालय का बर्निहाट शीर्ष पर है तो वहीं दिल्ली सबसे प्रदूषित कैपिटल की कैटेगरी में टॉप पर है। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की 2024 की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में 5वां स्थान दिया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो 13 प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं। सबसे पहले नाम आता है बर्निहाट का, दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे पर मुल्लांपुर, चौथे पर फरीदाबाद और 5वें पर लोनी, 6वें पर नई दिल्ली, 7वें पर गुरुग्राम, 8वें पर श्रीगंगानगर और 9वें पर ग्रेटर नोएडा और 10वें पर भिवाड़ी, 11वें पर मुजफ्फरनगर, 12वें पर हनुमानगढ़ और 13वें पर नोएडा।
तो आपको बता दें कि जो ये 13 सबसे प्रदूषित शहर हैं, इनमें से हरियाणा के 2 शहर शुमार हैं, फरीदाबाद और गुरुग्राम। फरीदाबाद चौथे नंबर पर है और जो 7वें नंबर पर है वो है गुरुग्राम। तो हरियाणा के इन 2 शहरों का सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। आपको बता दें कि 2023 में हम तीसरे स्थान पर थे, यानी कि पहले से 2 स्थान नीचे आगे हैं। इसका मतलब ये है कि भारत में पहले से प्रदूषण को लेकर कुछ सुधार तो हुआ है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि साल 2024 में भारत में PM 2.5 के स्तर में 7% गिरावट देखी गई है। 2024 में PM 2.5 का स्तर औसतन 50.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा, जबकि 2023 में ये 54.4 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था। फिर भी दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 भारत में है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का लेवल हाई दर्ज किया गया। यहाँ PM 2.5 का सालाना औसत 91.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा। आपको ये भी बता देते हैं कि ओशिनिया साल 2024 में दुनिया का सबसे स्वच्छ क्षेत्र रहा। जी हाँ, इसके 57% शहर WHO के दिशा निर्देशों को पूरा करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया के हर देश में PM 2.5 की कंसंट्रेशन में कमी आई है। हालांकि सीमा पार धुंध और अल नीनो की स्थिति अभी भी प्रमुख फैक्टर बनी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओशिनिया में 14 देश हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, नौरू, किरिबाती, माइक्रोनेशिया और मार्शल आइलैंड शामिल हैं। भारत के शहरों में हवा इतनी खराब है कि 35% शहरों में हवा में धूल के छोटे छोटे कण यानी कि PM 2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के बताए लेवल से 10 गुना ज्यादा है। एक रिसर्च के अनुसार 2009 से 2019 के बीच भारत में हर साल करीब 15 लाख लोगों की मौतें हवा में मौजूद PM 2.5 कणों के प्रदूषण के चलते होती है। जी हाँ, तो आपको बताते हैं कि क्या है PM 2.5। PM 2.5 हवा में मौजूद 2.5 माइक्रोन से छोटे सूक्ष्म प्रदूषण कणों को कहते हैं। ये कण फेफड़े और ब्लड में प्रवेश कर सकते हैं। इससे सांस लेने में तकलीफ, दिल की बीमारी और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह गाड़ियों से और उद्योगों से निकलने वाला धुआं, लकड़ी और फसलों के खरपतवार का जलना शामिल है। दिल्ली में 15 साल और उससे ज्यादा पुराने वाहनों को 31 मार्च से पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये कहा कि हम पेट्रोल पंपों पर गैजेट लगा रहे हैं, 15 साल से पुराने वाहनों की पहचान करेंगे। तो इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ते प्रदूषण की वजह से मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में डीजल पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने इसके लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जो अगले 3 महीने में अपने सुझाव सौंपेंगी। तो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के 2 शहर भी शुमार हैं और ये शहर हैं फरीदाबाद और गुरुग्राम। और इस रिपोर्ट के बाद प्रदेश के लोगों के हाथ पांव फूलना भी लाजमी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर है कि प्रदेश में जो 2 शहर हैं वो सबसे प्रदूषित शहर हैं, जो कि रिपोर्ट आई है जिसमें देश के 13 सबसे प्रदूषित शहरों के नाम बताए गए हैं। उनमें 2 शहर हरियाणा के हैं और वो 2 शहर हैं फरीदाबाद और गुरुग्राम। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।